आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं एक बार अतिथियों का परिचय करवाता हूं। हमारे श्री हरिशंकर दास वेदांती जी, आप सियाराम जी की बगीची आश्रम के प्रधान हैं और बड़े हर्ष की बात है कि काशी के नगवा में स्थित करतलिका बाबा आश्रम के पीठाधीश का भी दायित्व आपको मिला है। इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपका योगदान बना रहता है। आपका स्वागत करते हैं। मैं संजय कुमार, विद्यार्थी संजय कुमार उपस्थित है। हाँ, मैं संजय कुमार से निवेदन करूंगा पुष्पमाला और शॉल और श्रीफल द्वारा, शॉल श्रीफल। हरि ओम। सभ्या सद्गुरुवाक सुधा सुतिपरि स्फीत सूति नस्मिबो नालं तोषयितुं पयोधुपयसा नाम्भो निधि स्त्रिपति व्याख्या भासरस प्रकाशनमिदं तस्मिन् यदि प्राप्यते क्वापि कनौगुणस्य तदसो कर्णे क्षणं धीयताम्। सर्वप्रथम मैं सरस्वती माँ का वंदना करना चाहता हूँ। तत्पश्चात मंच में आसीन सभी का पाद वंदना करता हूँ और सारे जो विद्वत जन हैं उनके सम्मुख में मैं कुछ बोलूँ, इसके मैं धृष्टता नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम कोई दूसरे ही फील्ड के हैं, चिकित्सा फील्ड के हैं। चूँकि हम विगत 2000 साल से 2000 से मीन्स अभी 2021 हुआ, 21 साल से पांडुलिपि में, आयुर्वेदिक पांडुलिपि में काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है इस संस्थान की, इस प्रोग्राम के साथ थोड़ा संपर्क आ गया। बाकी विषय तो अभी भी सुबह, अभी तक 10 मिनट पहले तक आउटडोर में बैठे थे, तो हमारा कार्य क्षेत्र अलग है। फिर भी मैं इस विषय में थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करूंगा, जो हमको आज के युग में यहाँ क्या करने की आवश्यकता है और जो महान कार्य इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, इसके कार्य को आगे ले जाने के लिए कितना सामाजिक नीड है, कितना हमारा वांग्मय में नीड है और कितना लौकिक प्रयोग में नीड है, मेरे परिचय हमारे लिए ये आवश्यकता है, इसको मैं थोड़ा आलोकपात करूँगा इसके ऊपर। सबसे प्रथम ये है, देखिए जो पांडुलिपि का आकलन है, आकलन को अगर बहुत संक्षेप में देखा जाए तो जितना शास्त्र हम अभी पढ़ रहे हैं उसके माना जाता है 50% शास्त्र पूरा स्वरूप में अभी उपस्थित नहीं है हमारे सामने। कुछ विज्ञान के, कुछ कला के, कुछ विषय के आधा अधूरा हिस्सा अभी हमारे सामने पुस्तक के रूप में है। बाकी जो हिस्सा है वो अभी भी पांडुलिपि के रूप में गर्भ में रह गया। मतलब लाइब्रेरी में एक पुस्तक के स्वरूप में किसी जगह में पुराना पांडुलिपि के रूप में है, उसके प्रयोग अभी मनुष्य के सामने आया ही नहीं, 50%। और मैनस्क्रिप्ट मिशन के सारे विद्वान उपस्थित है। इसमें भी एक मैनस्क्रिप्ट मिशन के 2018 में एक डेटा आया था, जो प्रायोगिक विज्ञान है, जैसे पदार्थ विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, आयुर्वेद है, गणित है। इसमें जो प्रायोगिक विज्ञान है, इसमें इसके जो सुपर स्पेशलिटी टेक्स्ट है, मतलब जो बहुत ही हाई लेवल का लिखा हुआ प्रयोगशालीन परीक्षण ये पुस्तक है, वो अभी 70% लोगों के सामने आया नहीं। केवल मूल पुस्तकें हमारे सामने उपलब्ध है। तो अभी ये एक भारत सरकार की एक मिशन है, जो हम इसको लेके आगे चले, ताकि कुछ विज्ञान के परक ज्ञान को हम उजागर कर सके, उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सके। तो उस दिशा में जो राष्ट्रीय मैनस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, नेशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट, NMM जो कार्य कर रहे हैं, वो सारे भारत में 200 के ऊपर उनके कलेक्शन सेंटर है, कंजर्वेशन सेंटर है, प्रिजर्वेशन सेंटर है। इसमें वो लोग अपने कार्य कर रहे हैं। और लेकिन इतना ही संभव नहीं है। भारत के जो जितना व्यापकता है, इसमें हर एक व्यक्ति के पास ऐसे मान्यता है, जो हर एक व्यक्ति के पास एक ज्ञान स्वरूप, एक पांडुलिपि और वांग्मय का धरोहर है। उस धरोहर को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले हमको एक संकल्प लेना पड़ेगा। किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, जो इनके पास मैनस्क्रिप्ट है, वो संबंधित अधिकारी को, जो भी उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको पहले दिया। हमारा पहले मिशन ये हो, ताकि हमारे पास वो सूचना मिली। और दूसरे पहलू है, उसके बाद उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास किए।
आपके पास अगर मान लीजिए आप खुद ये अनुभव किए होंगे, कोई मंदिर में जाए, देखा एक पांडुलिपि है, उस दिन मंदिर में कार्यकर्ता से आपके साथ सुहृद व्यवहार होंगे तो उन्होंने आपको देखने दिया, अगले दिन जाएंगे आपको देखने देंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए उस दिन भी अगर आप कुछ फ़ोटो खींच के ला सकते हैं, कुछ कर सकते हो, ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे बांगमाई में जो काम कर रहे हैं उनके पास आए, तो वो लोग कुछ ऑफिशियली काम करके जाए। तो 2 उद्देश्य हमारा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे हमको मिशन लेके आगे चलना है तो ही ये आगे जाएगा, क्योंकि एक दिन में कार्यक्रम में तो ये कुछ आगे टेक्निकली नॉलेज होगा नहीं। इसमें आपके अंदर एक जोश भरने के लिए अनुष्ठान है जो हमको इस दिशा में काम करना है, और करने के लिए सबसे पहले संयोग स्थापन करना है और अपना जितना कंट्रीब्यूशन हो सके, जिस किसी भी आपके पास गैजेट हो उस गैजेट में आप उसको संरक्षित करके अधिकारी को दे दे और इन्फॉर्मेशन दे दे। तीसरे जो बड़ा पॉइंट है जो आप लोग सब कर रहे हो, वो आप अपना नॉर्मल जो कार्य क्षमता है व कार्य क्षेत्र है, जैसे हम लोग अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के भी एक कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये भारतीय संस्कृति और धरोहर का रक्षा करने के दृष्टा करने के विषय है। इसीलिए आपको अपने कार्य के साथ साथ भी ये कार्य करना पड़ेगा, जो आप अपने अमूल्य समय से 2-4 घंटे निकाल के ये मैन्युस्क्रिप्ट को संरक्षण, इसको पाठोद्धार अथवा इसको प्रकाशन में हेल्प करने के, जो कोई भी आपके सामने संस्था हो, ये यहाँ एक बड़ा संस्था है, इनके सभी जो पांडुलिपि के संस्था है उनके सभी के मन उदार होते, तभी सब लोग उसके अंदर समाहित हो जाते। तो इसीलिए आप वहाँ भी देंगे, ये एक है। 2-3 मैं पॉइंट बताया, उसके आगे सारे टेक्निकल इश्यूज़ है। टेक्निकल इश्यूज़ में कुछ बिंदु आयुर्वेद के दृष्टि से मैन्युस्क्रिप्ट में क्या है, मैं कुछ संक्षिप्त आलोकपात करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी एक साइंस हो, उसको एक लिखने के लिए एक मेजर एक बांग्मय होते और उसके सहायक बांग्मय बहुत कुछ होते, और उस सहायक बांग्मय को हम नहीं पढ़ेंगे तो मूल बांग्मय को नहीं समझ सकते। जैसे उस ज़माने में दर्शन और लोक साहित्य, ये सारे मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए था, और मनुष्य कैसी ज़िंदगी जिएंगे उसके हिसाब से रोग होगा। लेकिन पिछले 200 साल से लोग केवल मनुष्य के रोग की चिकित्सा करने वाला पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो लौकिक वाङ्मय है जिसमें मनुष्य को सही रहने का सलाह दिया गया, उस वाङ्मय को लोग नहीं पढ़ रहे। तो एलाइड टेक्स्ट को नहीं पढ़ रहे, पढ़ने से क्या हुआ, जो मूल टेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, समझने के जो तरीका है वो हम समझ नहीं पा रहे। जैसे आप देखेंगे जो आजकल मेडिकल साइंस में एक्सरे कर रहे हैं, आपको यूएसजी कर रहा है, ये यूएसजी एक्सरे का टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस का नहीं है। ये टेक्नोलॉजी तो फिजिक्स का, बायोकेमिस्ट्री का, बायोफिजिक्स का है। वो टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस यूज़ करके अपने चिकित्सा में काम ले रहे हैं। तो हमारे भी पैरेलल वाङ्मय है, पैरेलल विज्ञान है, जो पैरेलल विज्ञान को साथ साथ पढ़ेंगे तो मूल विज्ञान को समझने में बहुत ही लाभ होगा। इसीलिए टेक्स्ट में कहते हैं जो आप एक शास्त्र को पढ़ो तो कोई भी विषय को समझ नहीं पाएंगे। आयुर्वेद में लिखा है, एकम शास्त्र मधियानो न विद्या शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम बीजानियत चिकित्सका। इसलिए बहु शास्त्र जो पढ़ते हैं उसी को चिकित्सक मानते हैं। तो ये पांडुलिपि विज्ञान में एक सूत्रंकर जी जब महाभारत एडिट किए थे, तो उनके एक आर्टिकल में आया, जो अब महाभारत एडिट करते करते हम खुद ही पुराना हमारा विद्या को अगर छोड़ दे तो अभी पढ़ते पढ़ते हम पंडित बन गए। मतलब पांडुलिपि व्यवसाय में पांडुलिपि के संरक्षण, संवर्धन और इनको अगर आप एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये जर्नी अगर 10 साल हो तो आप खुद उसको पढ़ते पढ़ते ही एक खुद ज्ञान के आधार बन सकते हैं खुद ही, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसे दूसरे साइंस मिला हुआ है। तो आपको एक संपूर्ण सारे वाङ्मय का संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा, तो ये भी आपको एक ज़िंदगी में काम आएगा। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है जो आजकल टेक्निकल व्यक्ति के बहुत अभाव हो रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के काम बहुत धैर्य चाहिए, बहुत समय चाहिए और बहुत ही लगन चाहिए। सबसे पहले जो पॉइंट है लगन चाहिए। वो मन में अगर वो जुनून नहीं हो तो आप उस लेवल तक जा नहीं सकते। थोड़ी दूर जाने के बाद आप थक जाएंगे। जो कितना दिन हो गया, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। एक मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करने में 8 साल लग गया हमारे, मतलब एक 400 से 800 श्लोक तक एडिट करने में 10 साल लग जाते, ऐसे भी होते। तो उस वाङ्मय को पढ़ते पढ़ते जब आप इतना लंबा जर्नी जाएंगे तब खुद के मानसिक उत्साह के लिए, मतलब हम इसमें जुड़े रहे, इसके लिए काम को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। काम को आप जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे।
और इन्वॉल्व होने के लिए उस काम को सब जगह में ऑब्लिगेशंस के रूप में लेते हैं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको अन्यथा नहीं ले। हम सीनियर रिसर्च फेलो लेते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो लेते हैं, तो फेलो के जो काम होते हैं वो उसके समय के दायरे में करते हैं वो, और वो सोचते हैं इसमें पीएचडी होगा इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर हम इसको खुद के काम करके ऐसे करके सोचे, जुनून करें, तो ही आप इसमें अल्टीमेट 10 साल के बाद आपको सक्सेस मिलेंगे। नहीं तो सीनियर रिसर्च फेलो रहेंगे, फिर आगे जाके आपको लगेगा दिस फील्ड में मैं क्यों आया, आगे जाके आपको खुद ही अफसोस होने लगेंगे। तो आप कभी भी जुनून नहीं खोना चाहिए। ये एक तो शुरुआत है, इसको लेके हम आगे चलेंगे तो एक संपूर्ण नॉलेज आपके सामने आएगा। तो ये कुछ मुद्दे थे जिस मुद्दे के ऊपर मुझे बात करना था। बाकी तो मैं इस विषय के थोड़ा बाहर हूँ, इसीलिए मैं अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू। पूज्य गुरुजी, मेरे दाईं ओर बैठे श्रीमंत विशेषज्ञ प्रतिभागियों, मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि अभी एक हमारी 21-22 को मीटिंग थी, बैठक थी एनएमएम में दिल्ली में। तो पंजा जी ने जितनी बातें कही हैं उससे संबंधित कई बातों पे वहाँ पे चर्चा हुई है। और चूँकि मैं एनएमएम में नेशनल एम्पावर्ड कमेटी का मेंबर हूँ, और वो जो बैठक थी वो एमआरसी मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर्स और एमसीसी मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स के ऊपर, चूँकि ये दोनों ट्विन्स हैं, तो उनके ऊपर एक व्यापक चर्चा हुई। और उस समीक्षा समिति का, मैं रिव्यू कमेटी का मैं चेयरपर्सन था। तो चेयरपर्सन के नाते मुझे भी कई बातें वहाँ पे साझा करने को मौका मिला। और पांडुलिपि के क्षेत्र में अपने सर्वेयर्स क्या कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर्स क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें संचालित हो रही हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, और एनएमएम उसको क्या सहयोग प्रदान कर सकता है, इस पर एक व्यापक विमर्श वहाँ पे हुई। और बैठक 10 बजे से 5 बजे तक, दूसरे दिन भी 10 बजे से 5 बजे तक, 10:30 बजे से 5 बजे तक रही। उस पर तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अनुशंसा करी, उसकी सिफारिश मंत्रालय को जाएगा। और शायद मंत्री जो भी महोदय हैं अपने राजस्थान के ही हैं, प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल उस काम को देख रहे हैं, नीचे ही बैठते हैं वहाँ पे। जो IGNCA का सेंटर आजकल स्थानांतरित हो गया है, पहले तो उसका अपना भवन था और अब वो पहले जनपद होटल था, अब जनपद होटल में ही वो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, पूरा सेंटर चल रहा है। तो उसमें चूँकि मैं इतिहास संस्कृति का विद्यार्थी हूँ, अध्यापक हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि नगवा में बहुत दिन रहा। मैं बनारस का ही हूँ, मैं रहने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। 23 साल से मैं यहाँ कॉलेज शिक्षा में हूँ। और ये भरतपुर के पास उज्जैन एक जगह है, तो वहाँ पे एक कार्यवाहक प्राचार्य के नाते मैं दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। और एक संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पर अपना काम करता है, इतिहास संकलन योजना। तो इतिहास संकलन योजना में मैं राजस्थान क्षेत्र का काम देखता हूँ, पढ़ने लिखने में मेरी रुचि है। तो आज आकर के मुझे उस जो हमने जो चीज़ें तय की हैं वहाँ पे एनएमएम में, उसको आप लोगों के सामने प्रकट करने का मुझे एक सुअवसर प्राप्त हुआ। तो मैं संस्थान को, आप लोगों को, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाता हूँ। मैं थोड़ा सा संस्कृत जानता हूँ, थोड़ा सा ब्राह्मी जानता हूँ, इतिहास संस्कृति का मैं ज़्यादा अध्ययन करता हूँ। और भारतीय संस्कृति का जो विश्व संचार अध्याय है कि हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ पे गई, उस पर मेरी विशेषज्ञता है। मैंने उस पर रिसर्च भी किया है, कई मेरे पुस्तकें हैं, कई मेरे रिसर्च पेपर्स हैं, मैंने उस पर काम किया है। मुझे ध्यान में आता है कि जो इतिहास की जड़ है, वो इतिहास की जड़ उसकी संस्कृति में होती है। और संस्कृति को धारण करने वाले जो तत्व हैं, उसमें हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एनएमएम से प्राप्त जानकारी के आधार पे 43 लाख पांडुलिपियाँ, उनकी मेटा डेटा तैयार है। और जो 57 रिसोर्स सेंटर्स हैं उसका मैं अभी भी उसका इंचार्ज हूँ, क्योंकि कोरोना काल में कई ऐसे सेंटर्स थे जो बंद हो गए, जो उसको संभालने वाले कंजर्वेटर थे, सर्वेयर्स थे, उन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। तो एक देश के सामने एक समस्या है कि इन सेंटर्स को किस प्रकार से नए तरीके से उसको खड़ा किया जाए।
तो यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं मैं उनके लिए एक सुखद संदेश देना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में जो बेसिक लेवल का जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे, उसके लिए भी हमने राशि काफ़ी अच्छा कर दिया। पहले 7 लाख के आसपास देते थे, अब उसको हमने 10 लाख कर दिया है। तो अगर बेसिक लेवल का कोई मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर कोई कोर्स कराना चाहता है तो उसको वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी ने, डायरेक्टर ने, सबने उसको अप्रूव कर दिया, मैंने भी कर दिया है, और मंत्री जी की सैद्धांतिक सहमति उसमें है कि आप लोग जो भी तय करेंगे उसको अपन करेंगे। एडवांस लेवल का जो वर्कशॉप जो अपन कराते हैं तो उसमें हमने एक तब्दीली करी है कि कई बार क्या होता है कि बेसिक लेवल का वर्कशॉप हो गई और उसके बाद एक अंतराल आ गया। अब 5-6 साल बाद किसी को ढूंढने चलेंगे तो बेसिक वाला वो गायब हो जाएगा। वो किसी न किसी क्षेत्र में, हर किसी को कैरियर की चिंता होती है, तो इसके लिए हमने ये कहा कि एक तो बेसिक के बाद तुरंत जो एडवांस की वर्कशॉप है 1 साल 2 साल के बाद ही अंतराल पे कराई जाए, और उसमें उन्हीं प्रतिभागियों को लिया जाए जो बेसिक्स में। तो उसमें क्या है कि 2-3 बेसिक्स में भाग लिए हुए एडवांस लेवल में वो भाग ले लेंगे, तो क्योंकि वो ऊर्जा नहीं जाया होगी और जो धन उसमें जो व्यय होगा उसका भी मतलब इस प्रकार से हो सकेगा। तो उसके लिए भी 13-14 लाख के आसपास हम लोगों ने उसको किया है। जो सर्वेयर्स हैं मैदानी क्षेत्रों के लिए पहले पर कॉपी 100 रुपये की व्यवस्था थी कि कोई एक पेज उसको डाटा में फीड करता है, ला कर देता है, तो जो MCC चलाने वाले लोग उसको 100 रुपये देंगे, तो उसको हमने 150 रुपये कर दिया है। और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी अंतर था। उसमें पहाड़ी इलाकों में 350 था। अब मैदान पहाड़ की व्याख्या करने में अब हरिद्वार को आप मैदान मानेंगे, ऊना को आप मैदान मानेंगे, पहाड़ मानेंगे, तो इस प्रकार की भी विसंगति थी उसमें। तो हम लोगों ने फिर उसको 200 रुपये किया। जो एक पेज कोई ला करके अगर डाटा फीड करता है और अपने को NMM को उपलब्ध कराता है तो MCC के माध्यम से उसको 200 रुपये दिए जाएंगे, और उनको हमने 350 ही रखा। तो एक खाई को हमने ये पाटा है। अब राजस्थान क्षेत्र का, चूँकि पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि राजस्थान और गुजरात क्षेत्र का मुझे प्रभारी बनाया था, तो मैंने कहा था कि जी राजस्थान, मैं बनारस का रहने वाला, राजस्थान में काम करता हूँ, तो जहाँ मेरा कर्म क्षेत्र है पहले तो मैं उसको संभालूँ, उसके बाद मैं गुजरात देखूँगा। गुजरात में मैंने जाकर कोबा में देखा, अहमदाबाद में कोबा है, तो उस मैन्युस्क्रिप्ट जो श्री वर्धमान महावीर साधना केंद्र करके है, तो मैंने वहाँ पे अद्भुत संग्रह देखा, और इतना उसका बढ़िया एक व्यापक डिजिटलाइजेशन है, उसके रख रखाव है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट और आर्टिफैक्ट्स की हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक और मैंने सुझाव दिया कि पहले तो डायरेक्टर बनाओ आप लोग, अपना NMM का डायरेक्टर आ जाएंगे, महीने भर में नियुक्ति हो जाएगी। और उसमें मैंने ये कहा कि इस मिशन को मिशन मोड से निकाल करके आप लोग इसको तहसील लेवल पे ले जाइए। और मैंने कहा कि जैसे स्वास्थ्य मित्र बनाते हो, शिक्षा मित्र बनाते हो, तो क्यों ना हम पांडुलिपि मित्र बनाएं, उस भाषा के, उस विषय के जानकार लोग हों और क्षेत्रीय लोग ही रहें उसमें। अब कोई बनारस का आदमी आकर के जालोर में काम नहीं कर सकता, तो एक तो क्षेत्रीय विशेषज्ञ हो, और जाकर के उन पांडुलिपियों का क्षेत्रीय स्तर पर जब तक संग्रहण नहीं होगा तब तक से ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। 2003 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस NMM की स्थापना करी थी, तो उनके पीछे ही दायित्व था, इतिहास बदल दो, इतिहास कहाँ से इतिहास बदलोगे आप? जब तक से तथ्य तो वहीं घिसे पीटे से हो रहे हैं, उन्हीं तथ्यों को, रिसर्च का कितना स्तर कैसा है दुनिया जानती है, कि उन्हीं किताबों को, उन्हीं संदर्भ ग्रंथों को अपन ने मतलब उसको दे करके उसको रगड़ दिया, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो पांडुलिपियों के माध्यम से, क्योंकि जैसे कि अब बता रहा हूँ मैं कि धर्मपाल जी गांधीवादी विचारक थे, तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इंडिया करके पुस्तक लिखी। तो 18th सेंचुरी इंडिया में आप कल्पना नहीं कर सकते कि अपन तो आज तो लगता है कि सारी ट्रिगोनोमेट्री का और मैथमेटिक्स का, साइंस का से विकास अमेरिका ने किया या यूरोप ने किया, क्योंकि अध्ययन हमारा यूरोसेंट्रिक है, अमेरिका सेंट्रिक है। तो उस यूरोसेंट्रिक, अमेरिका सेंट्रिक अध्ययन को अगर भारत सेंट्रिक करना है तो हमें इन पांडुलिपियों की ओर जाना होगा। और NMM ने एक और सुझाव दिया कि अब देखिए ब्राह्मी लिपि, जो भी पहले की ग्रंथ लिपि वगैरह, जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं, पिछले 1000 सालों में, खासतौर से पीछे के 500 वर्षों में जितनी हस्तलिखित वस्तुएं हैं, जैसे कि आयुर्वेद की आपने चर्चा करी, कितने हमारे वैद्य गाँव में गुजर गए, उनकी पोथियों को संभालने वाला, क्योंकि वो लिखा करते थे, लिपिबद्ध करते थे अपनी बातों को, अपने अनुसंधान को, अपने अवगाहन को, पर उसको सहेजने वाला, संवारने वाला व्यक्ति ने, अब उनका बेटा इंजीनियर बन गया, उनका बेटा मैनेजर बन गया, उनका बेटा डॉक्टर बन गया। तो उन पांडुलिपियों को, उन ग्रंथों को संभालने वालों की बहुत भारी कमी है। तो एक और मैंने कहा कि पांडुलिपि विशेषज्ञ, और पांडुलिपि में जो वर्कशॉप करता है या PG डिप्लोमा करता है, PG डिप्लोमा की व्यवस्था है वहाँ पे,
तो वो विद्यार्थी को आप निवेश कहाँ करेंगे? जब तक उसको कैरियर से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें इस प्रकार के कोई क्यों करेगा ऐसे काम, क्योंकि स्वार्थी दुनिया है, उसको कुछ दिखेगा तभी वो करेगा। तो एक तरीके से बहुत खुशी की बात है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें पांडुलिपि की भी चर्चा है कि पांडुलिपियों का संधारण होगा, उसमें कैरियर बनाने वाले लोगों को आगे प्रमोट किया जाएगा। अब उसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसकी चीज़ें कैसे होंगी, तो ये सारी चीज़ें तय होने वाली हैं। तो हमने उस मीटिंग में जो बातें तय हुई हैं मोटा मोटी तौर पे, और मैं तो चाहता हूं कि चूँकि जयपुर में मेरा मकान भी है, अलवर में मेरा निवास है, यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, पढ़ने लिखने में रुचि है, तो ये सेंटर भी अगर उस प्रकार से एमआरसी के रूप में डेवलप हो, एमसीसी के रूप में डेवलप हो, तो उसमें मैं चूँकि मेंबर भी हूँ और मैं आपकी बहुत अच्छी पैरवी कर सकता हूँ। और यही क्या, जयपुर में इतने बड़े इसकी इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पे तो कई प्रकार के सेंटर्स खड़े हो सकते हैं और अपने सर्वेयर्स निकल सकते हैं, अपने विशेषज्ञों को अपन डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास सब लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, उनको ट्रेन करने वाले हमारे पास भी विशेषज्ञ हैं, किसी प्रकार वर्कशॉप होती है तो हर प्रकार के विशेषज्ञ अपने पास हैं। बस ये करने की है, जोड़ने की है, और जब तक विषय से जुड़ाव नहीं होगा, क्योंकि लगन के बिना विद्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक इसको करने का अपने को मतलब नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने वहाँ पे अनुशंसा करी है, अनुशंसा को भारत सरकार मान ही लेगी, और आप लोग जिस प्रकार की जिस कैपेसिटी में एमसीसी के रूप में, एमआरसी के रूप में इस काम को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपके एक सहयोगी की भूमिका में रहूँगा, और जब भी आप हमें बुलाएंगे आपके लिए सहर्ष तैयार रहूँगा। वक्ता बहुत हैं, अतिथि बहुत हैं, विशेषज्ञ बहुत हैं, तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। राष्ट्रीय मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो काम कर रहा है और जिस तरह से आपने परिवर्तनों का यहाँ पे हमें ज्ञान कराया, हमें लगता है कि इन विद्यार्थियों का भविष्य उस तरफ जा सकता है, इन्हें लाभ हो सकता है, और यह केंद्र ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहेगा। जो कार्यशाला अभी यहाँ आयोजित हुई, जो प्रशिक्षण लिपियों का इनको दिया, उसका एडवांस कोर्स भी हम कराएंगे, और जितना आप मानदंड तय करेंगे वो सारे मानदंड पे जाएंगे। लेकिन इन विद्यार्थियों को इसी क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हमें क्या करना है, इस शोध संस्थान को क्या करना है और विद्यार्थियों को क्या करना है, ऐसा मार्गदर्शन आपका सतत मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम इस पथ पे आगे बढ़ जाएंगे और इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। और हमारे सोम बाबू जी बड़ी मेहनत से इनको अध्ययन करवाते हैं, तो उनका परिश्रम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। पे होंगी, उनमें कईयों में तो गोल्डन वर्क भी है और ड्राइंग मतलब पेंटिंग्स बनी हुई हैं। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र जो है राजस्थान में, वो एक अरबी फारसी संस्थान, शोध संस्थान टोंक में है। इसके अलावा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, और ये आर्काइव्स डिपार्टमेंट में भी पांडुलिपियों का और रिकॉर्ड्स का संग्रह है। पांडुलिपि और रिकॉर्ड में क्या फ़र्क है? पांडुलिपि जो होती है वो हस्तलिखित होती है, और रिकॉर्ड जो होता है वो छपा हुआ या कुछ भी हो सकता है। तो सब पहले जो पांडुलिपि होती थी वो भोजपत्र और ताड़पत्र, और फिर उसके बाद में कागज़ पे लिखा जाने लगा। तो हमारे यहाँ पे शुरू से ही इन चीज़ों को बहुत संरक्षित रखा गया है, और आप लोग जाएं वहाँ पे और ज़रूर देखें। यहाँ एल्बर्ट हॉल में भी है, और जिसमें हर एक धर्म के पांडुलिपियाँ हैं, और अलवर में तो बेहद खूबसूरत संग्रह है। तो ऐसा जो भी है, और अगर किसी के पास में प्राइवेट होता है तो हम यहाँ पे जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पटेल नगर मानसरोवर में ऑफिस है, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन 100 साल से पुरानी अगर कोई पांडुलिपि या कोई भी ऐसी पुरावस्तु है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपके पास हो तो। और संरक्षण के क्षेत्र में तो यहाँ पे जैसे ये जैन नसिया में भी काफ़ी संरक्षण का काम हुआ है, और ये वाराणसी में भी, और नेशनल म्यूज़ियम में भी है, लाडनू में भी है। लाडनू नेशनल म्यूज़ियम तो उसका सेंटर है। खैर जी जी, मैंने राजस्थान की बात। हाँ, नहीं राजस्थान से वहाँ जाते हैं लोग। लखनऊ में, जैसे यूपी में लखनऊ में NRLC लखनऊ में है। हाँ, तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी। उपस्थित सज्जन वृंद, विद्यार्थियों, शोधार्थियों,
अभी लगभग एक सप्ताह पूर्व भाई नवीन घर पर आया था और जब मैंने इससे पूछा कि आजकल क्या कर रहा है तो इसने बताया कि पांडुलिपि संबंधी कार्य चल रहा है। तो मैंने कहा कि NIA में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में जो पांडुलिपि का कार्य देख रहे हैं असित कुमार जी पांजा, उनसे कभी मिले नहीं? इन्होंने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ कभी। तो मैंने इसको बताया कि इनके फ़ोन नंबर दिए, उनसे बात कर लेना, और इस प्रकार से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास भी मैंने इनका खूब अच्छी तरह से देखा है, एक बार नहीं अनेक बार वहाँ जा कर के, और विशाल संग्रह है। कई जगह से इन्होंने पांडुलिपियाँ ला करके संग्रहित की है, और कभी आप अवसर निकाल करके वहाँ देखें तो बड़ा अद्भुत कार्य कर रहे हैं ये। और मेरे पास भी कुछ पांडुलिपि थी पिताजी की दी हुई, मैंने इनको दिया, और उन पांडुलिपि के एवज में इन्होंने उसी की सारी CD बना करके, और आपको अभी जैसे प्रमाण पत्र दिया वैसे बाकायदा डायरेक्टर के हाथ से प्रमाण पत्र दिलवाया। तो और भी मुझे जहाँ भी जानकारी मिलती है, मैं चोमू में मुझे जानकारी थी, इनको लेके गया और वहाँ से भी काफ़ी पांडुलिपियाँ ये लाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका संग्रह करना, इनको सुरक्षित रखना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। इनमें बहुत सी ऐसी सामग्री है, मेरे पास बहुत विशाल कई ग्रंथ पड़े हुए हैं। मुझे शौक़ है तरह तरह के ग्रंथों का संग्रह करने का, पिताजी के कई दिए हुए हैं, मैंने खुद ने भी खरीदे। तो मेरे पास ऐसे ग्रंथ पिताजी के दिए हुए हैं कि जब मैं उनको खोलता हूँ तो खोलते ही फट जाते हैं, क्योंकि वो कागज़ ही ऐसा है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। इनका मैंने अच्छी तरह देखा, और आप लोगों की मुझे यहाँ आकर के जानकारी हुई, इसके लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। और ऐसे कार्य के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ, और आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवं। परम सम्माननीय मंच पर विराजमान इस विश्वगुरु द्वीपाश्रम के सारथी, जयपुर में कुछ दिन पहले 10 साल 5 साल पहले जिस आश्रम को कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन आपके अथक प्रयास से आज जयपुर के कोने कोने में इस आश्रम को पहचान मिली है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ा गुण आपके अंतर्गत यह है कि सभी विद्वानों को साथ लेके चलते हैं। बड़े बड़े जो है ऋषि महात्मा जिनको कहिए, क्योंकि जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, खूब मंत्रों का मनन किया है, ऐसे विद्वान आपसे जुड़े हुए हैं। हमारे कलानाथ शास्त्री जी हों, चाहे अन्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय में पहले पीठाध्यक्ष रहे, वो सब पीठाध्यक्ष आपकी पीठ से जुड़ गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ दिन में ये मुख्य पीठ कहलाएगी। साथ में आज रामानंदाचार्य जी को जगत गुरु की संज्ञा मिली हुई है, और उनके अनुयायी महंत श्री हरिशंकर दास जी महाराज वेदांती जी का बहुत ही पवित्र लोगों में नाम गिना जाता है। मैं पहले भी आया था तो आप यहाँ विराजमान मिले, तो मुझे लगता है कि इसी आश्रम में आने से आप जैसे और विद्वानों का, तपस्वियों का दर्शन हो जाए, ये हमारे लिए अत्यंत जो है गौरव का विषय और लाभदायी सिद्ध होता है। चाहे पारिक जी हों, इन्होंने कुछ ही शब्दों में बड़ी बात बताई, और
हमारे पांडुलिपि मिशन से जुड़े हुए धर्मचंद चौबे जी, प्रोफेसर जो है हाँ असित पंजा जी और मैडम, और वो दोनों चले गए। उन्होंने भी बड़ी अनोखी बात अपने श्रीमुख से कही। आज जयपुर में कहीं संस्कार और संस्कृति जीवित हैं, वो है अथक प्रयास प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी के प्रयास से। और प्रत्येक संस्कृत जो है मनीषी बिना इनके जीवित नहीं रह पाएगा। ये प्राणवायु का काम कर रहे हैं आज की डेट में। इसलिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रोफेसर पांडे जी, संस्कार और संस्कृति दोनों को और संस्कृत को साथ लेके चलने वाले रघुवीर जी, और मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आश्रम का पर्यायवाची बिल्कुल और पर्याय स्वरूप बन गया है सुरेंद्र जी, जो यहाँ विराजमान हैं, जिनके कारण से इस आश्रम को अनोखा स्वरूप प्राप्त हो रहा है। पीछे हमारे विद्वान संस्कृत के विद्वान हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं, विराजमान हैं, जिनका पुण्य नाम है हाँ, और तथा छोटी बहन और भाइयों, बच्चियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कुछ क्षेत्रीय पांडुलिपि विज्ञान के बारे में बात हुई कि राजस्थान में यहाँ हैं और जोधपुर में यहाँ हैं, अलवर में यहाँ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे देश में पांडुलिपि मिशन पर काम चल रहा है और दक्षिण भारत में बहुत तीव्र गति से चल रहा है। वहाँ भी ये जरूर है कि कहीं ब्राह्मी लिपि को, कहीं सारदी लिपि को, तो कहीं दूसरी लिपि को प्रश्रय दिया जाता है, परंतु जिस प्रकार से आज संस्कृत के क्षेत्र में उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, तो पहला उद्देश्य है संस्कृतेः संरक्षणम, संस्कृति का संरक्षण, और दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन। तो जो संस्कृति का संरक्षण है उसमें पांडुलिपि विज्ञान हमारी संस्कृति का संरक्षण है, क्योंकि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, हमारे आपके जितने भी पूर्वज थे 500 वर्ष 1000 वर्ष पूर्व या इससे पूर्व, उन्होंने जो छाप छोड़ी है देश में लेखन के माध्यम से, उसको ही हम भूलते जा रहे हैं। जैसे मैडम वो चली गई, लेकिन उन्होंने अभी वो बात कही थी, और हमारे पारिक जी ने भी अभी ये बात बिल्कुल रीसेंट आपके सामने रखी कि वो पन्ना फट जाता है खोलते ही। यदि और हम 10, 20, 25 साल इन पांडुलिपियों को ध्यान नहीं देंगे तो ये नष्टः प्राय हो जाएंगे। भारत सरकार इस पर अनोखा काम कर रही है, और उनका तो एक मिशन है कि देश के पूरे कोने कोने में जितने विश्वविद्यालय हैं वो भी इस पर काम करें। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खुले, लेकिन जिस काम को सरकारी तंत्र नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को आज हमारे स्वामी जी जैसा आश्रम अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, इसलिए स्वामी जी बधाई के पात्र हैं। जिस विश्वविद्यालय में मैं कार्य करता हूँ उसमें भी खूब पांडुलिपियाँ हैं,
और पांडुलिपि जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, दीमक खा रही हैं। बहुत जगह जहाँ अलवर की बात करते हैं आप, जिसको जितने पेज की ज़रूरत होती है 200 पेज में से 100 पेज में से जितने हुए वो उतना उठा लाया, बाकी की पांडुलिपि को वहीं छोड़ाता है। मेरे क्या काम आएगी? मुझे तो पीएचडी करनी है इस पर, मुझे तो रिसर्च वर्क अपना बस इतना ही करना है साहब। 200 पेज मेरे पूरे हो जाएं तो व्याख्या करूंगा, सब करूंगा, सो ये 50 पेज से ही मेरा काम चल जाएगा, बाकी छोड़ देता है। सही रूप में ये रिसर्च नहीं है। यदि पांडुलिपि विज्ञान को आप श्रेष्ठतम विज्ञान मानते हैं, सभी मनीषी, सभी विद्वान, सभी गवेषक, तो आपका रिसर्च वर्क जब तक पूरा नहीं कहलाएगा, जब तक पूरी पांडुलिपि का आप जो है आद्योपांत तक अध्ययन नहीं करेंगे। इस श्रृंखला में आप लोगों को भागीदारी निभानी है, क्योंकि अब क्या हो गया है कि लोगों को आजीविका के साधनों की चर्चा करके और उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे चौबे जी ने कहा हमने 200 रुपये कर दिए, 100 कर दिए, लेकिन सही बात यह है कि जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जो अच्छा टाइपिस्ट बन जाता है, वो 10 पेज के 400-500 रुपये टाइप में ले लेता है आराम से। और ऐसे भी हैं कि पूरी थीसिस भी सब लिखने का सारा कारोबार ले लेते हैं तो 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता है। तो बताइए वो ये मेंस्ट्रुअल के लिए क्यों आएगा? उसको तो जो है ना कई हजारों रुपये कमाने हैं। नहीं, ये संस्कृति का संरक्षण है। संस्कृति में केवल रीति रिवाज नहीं आते हैं, हमारी पूरा वंश परंपरा आती है, हमारी समस्त कुल परंपरा आती है, हमारे पितृ परंपरा जो है, मातृ पितृ परंपरा जितनी भी हैं। आज आपसे कहा जाए कि विद्यालय श्रेष्ठ है या गुरुकुल श्रेष्ठ है या आश्रम श्रेष्ठ हैं, तो कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि साहब गुरुकुल श्रेष्ठ है, और कुछ ये कहेंगे आज की डेट में विद्यालय श्रेष्ठ है साहब, क्योंकि सूट वूट वाले सब लोग जो है विद्यालय की परिभाषा को ही सर्वोपरि परिभाषा देते हैं। और कुछ जो है आश्रम परंपरा, गुरुकुल परंपरा, अरे भाइयों, ये समस्त परंपराओं से भी एक ऊपर परंपरा है, कुल परंपरा। क्योंकि रघुकुल रीति यही चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको पता है, आपने पांडुलिपि जैसे विषय को ठीक से पढ़ा है तो आप इतने बड़े ज्ञानी बन गए कि आपने 3 पीढ़ियों को सुधार दिया। एक तो आगे आने वाली पीढ़ी, वो आपसे कुछ सीखेगी कि पांडुलिपि का संरक्षण कैसे हो। अभी आया है विदिन 5 साल से कुछ लोग जागरूक हुए हैं, समूह इसको, नहीं तो इससे पहले बिल्कुल भूल गए थे। या तो 1970-75 तक खूब इसका बोलबाला रहा, पांडुलिपियों का, इस पर काम हुआ। 80 तक, 80 से और बीच के इस अंतराल में पांडुलिपियों पे काम कम हुआ है, लेकिन केवल पीएचडी की उपाधि बस प्राप्त करने के लिए हुआ, लेकिन संरक्षण नहीं हुआ। जिस प्रकार से अभी कहा गया कि वहाँ सर्वे जी भी थे, वो रिटायर्ड हो गए, फलाने थे वो रिटायर्ड हो गए। अरे सुबद्ध मूला निपतंति पादपा। यदि मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था है और इस पे ध्यान सरकार नहीं दे, समाज नहीं दे, तो ये प्राय नष्ट हो जाएगी। हम मांग करते हैं मैं 3rd ग्रेड की नौकरी दो, हमारा एक अध्यक्ष बन जाता है, एक उपाध्यक्ष बनता है, मंत्री बन जाता है, और खूब जो है बैनर लेकर के लड़ते हैं।
लेकिन क्यों ना इस प्रकार के जो पहले सरकारों ने स्थापित किए, चाहे वो अलवर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे अन्य विश्वविद्यालय में हो, इसके संरक्षण के लिए भी तो 10, 20, 50 लोगों को लगाना चाहिए। अभी क्या है, यूजीसी की अनुशंसा और पांडुलिपि मिशन की एडवाइज के आधार पर विश्वविद्यालयों से कह दिया गया, आप फलाने फलाने यंत्र को खरीद लीजिए और उस यंत्र के द्वारा इनको क्या है, सारी लिपियों को, सभी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को आप क्या करो, मूर्त रूप देने के लिए, और इनको जो है आप व्यवस्थित करिए और इसको सेव करिए। और ये आप बताइए कि सेव करने वाले तो है नहीं, ये मशीन काम करेगी तो बाकी के लोगों का क्या होगा? जो लोग पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं उनका क्या होगा? सारी मशीन से काम होगा। तो यहाँ पर एक उपदेशक जो पहले प्रोफेसर हुआ करते थे वो बैठे हैं और इसमें गंभीर जो है शोध हों, जितने भी काम हैं उनको, कोई भी पांडुलिपि पूरे देश में निरर्थक नहीं है, सभी सार्थक हैं। अब ये बात तो कह दी कि 100 वर्ष पुरानी, मैं तो आपको बता रहा हूं कि 20 वर्ष पुराना भी यदि कोई शोध काम हुआ है और वो हाथ से लिखा हुआ है, हस्तलिखित है, उसे भी हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि उसमें भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य छिपा हो, और ये पांडुलिपियों में गूढ़ रहस्य है। इस गूढ़ रहस्यों को खोजने के लिए आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं, तो मेरी दृष्टि से ये सर्टिफिकेट वितरण के साथ में आप एक पुण्य काम कर रहे हैं, और इस पुण्य काम के कारण ही आपकी पहचान बनेगी, और पहचान ही नहीं, मेरी दृष्टि में आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ये विश्वगुरुद्वीप आश्रम जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो जिस प्रकार से पूरे शरीर में प्रत्येक अंग का महत्व होता है, चाहे वो आँख हो, चाहे कान हो, चाहे हाथ हो, चाहे शरीर का कोई भी पार्ट्स हो, वो यदि मजबूत होता है, शरीर का कोई भी अंग, किसी के हाथ मजबूत हैं तो आराम से जो है वजन को उठा सकता है, किसी का सिर मजबूत है तो सिर पे रख के ले जाता है, शरीर मजबूत है तो आराम से दौड़ता है। तो आज की कल्पना के अनुसार मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि विश्वगुरुद्वीप आश्रम अत्यंत फलीभूत हो रहा है, फलाभूत हो रहा है, संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए बार बार महाराज श्री को बधाई देते हुए और मंच पे विराजमान जो भी विद्वान लोग हैं इनको प्रणाम करके, तथा जो विद्यार्थियों ने आज जो सर्टिफिकेट हमसे प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं उनको वेदोक्त आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। उद्योग से, जीविका उपार्जन से विषयों को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, और उसी को आधार बना करके विद्यार्थी उसमें प्रवेश लेते हैं, अपना परिश्रम करते हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को कि वो अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हम सबके पूज्य स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, वैद्य गोपीनाथ पारीक जी, श्री हरिशंकर दास वेदांती जी महाराज, बंधुवर माता प्रसाद जी, बहन शशि प्रभा स्वामी जी जो कि शायद चली गई, भाई धर्मचंद जी, चौबे जी, जहाँ चौबे और पांडे ना हों वो सभा अपूर्ण रहती है। तो आज ये हम दोनों का संयोग है कि चौबे जी भी हैं और पांडे जी भी हैं। आचार्य असित पांजा जी और बंधुवर
रामदेव साहू जी, जो कि हमेशा आत्मा की तरह कहीं ना कहीं, शरीर में कहाँ आत्मा है कुछ पता नहीं, पर संचार सब जगह वो करती है। भाई सुरेंद्र जी, सुयोग्य संचालक रघुवीर जी, और सबसे विशिष्ट आप सब जिन्हें आज प्रमाण पत्र मिला है, और भी जो छूटे हैं, सबको नमन और अभिवादन। वस्तुतः जो भारतीय संस्कृति है वहाँ ऋषियों और महर्षियों की महती भूमिका रही है। हमारा जो ज्ञान है, जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान कहा गया, वह आश्रमों में ऋषियों के द्वारा, जैसा कि माता प्रसाद जी ने कहा कि ऋषियों के द्वारा साक्षात्कृत किया गया, उन ऋषियों के द्वारा शिष्यों ने उसका उपदेश प्राप्त किया, और उसके बाद वह लोक कल्याण के लिए उन शिष्यों के द्वारा प्रसरित हुआ। इसीलिए हमारा जीवन जो है वो 4 भागों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। वो गुरु जो कुछ सिखाया वो उसका लोक में समन्वय करते हुए वो शिष्य पुनः यहीं आकर, तो इसीलिए आत्मा वै जायते पुत्रः की जो संकल्पना हमारे यहाँ होती है, गुरु ही हम में आरूढ़ होता है, उस ज्ञान को लोक के कल्याण के लिए प्रसरित कराता है, और उसके बाद पुनः वह इसी जगह पर आ जाता है। इसी तरह पूरी जो हमारी जीवन प्रक्रिया है, जैसे सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, उसी तरह से ये हमारी प्रक्रिया है। तो आप सब आज जब विश्व गुरुदीप आश्रम ने पांडुलिपि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लिया है, तो निस्संदेह हमारे सांस्कृतिक कोश का एक विशाल पन्ना खुला है, जहाँ की आप पुरी जी, जो कि मैं भी अभी फरवरी में ही 14 फरवरी को, उस दिन वैलेंटाइन डे था, और लोगों में आजकल वैलेंटाइन डे का बड़ा भारी शौक़ है, तो मुझे कहा गया कि आप भारतीय प्रेम परंपरा पर कुछ कहें। तो एक व्याख्यान था, उसमें स्वामी जी की अध्यक्षता थी, और वो छप भी गया, अभी आ गया है। तो हमने बताया था, तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई, और तब से मैं रोज़ कुछ ना कुछ देख रहा हूँ कि ज्ञान के क्षेत्र में कार्य वही करेगा जो तपस्या करेगा, क्योंकि ज्ञान में तपस्या अनुस्यूत होती है। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चिंतन यानी तपस्या और ज्ञान दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। तो अगर आपने यहाँ पदार्पण किया है और ऐसे आश्रम ने इस क्षेत्र को अपनाया है, तो निस्संदेह हमारी इस पुरातन परंपरा का पुनरुद्धार होना स्वयं सिद्ध है। अब रही बात आप सब की, तो आप सब वास्तव में विशिष्ट हैं। विशिष्ट किस रूप में है? अभी आप मुझे कह दीजिए कि ये पांडुलिपि वाला, मैं भी कभी पांडुलिपि का विज्ञान वहाँ बताऊँगा आपको, मैंने भी पांडुलिपि विज्ञान पढ़ा पूना यूनिवर्सिटी में। मैं वाराणसी का विद्यार्थी था, फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा पूना में हुआ। वहाँ जब मैं गया तो पांडुलिपि बनारस में उतना नहीं चलती, वहाँ तो गुरुजी शास्त्रार्थ सिखाते थे, हलंत्यम के कितने क्या होंगे और अच्छघेह क्या हो जाएगा, ये सब। लेकिन जब मैं पूना गया और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, डेक्कन कॉलेज वगैरह देखा, तो पांडुलिपि पहली बार मैंने देखा। और जब देखा तो वहाँ मैंने कुछ स्क्रिप्ट सीखी, जिनमें ग्रंथ, ब्राह्मी, मोडी, ये सारी स्क्रिप्ट मैंने भी सीखी। और बहुत घूम घूम के, आप ही जैसी उम्र रही होगी, और एक भूत चढ़ा मुझे कि ये क्या होता है। सीखा, सीखने के बाद मैंने कुछ काम भी किया, कई 8-10 किताबें मैंने पब्लिश की। तब तक तो अभ्यास रहा उन लिपियों का, लेकिन जब मैं प्रोफेसर बन गया तथाकथित, तो वो लिपियाँ अब मुझे भूल गईं। इसलिए आपको अपने उस श्रम को अगर सार्थक करना है, सदैव अपने पास रखना है, तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे जीना है, अपनी ज़िंदगी में जीना है, और हमेशा इसका अभ्यास करते रहना है। अब रही बात ये कैसे होगा, तो ये संपादन से होगा। चौबे जी ने बहुत सारी पांडुलिपियों की सूचना आपको दी है, और यहाँ राजस्थान में तो हैं ही, और पूरे आजकल तो गूगल में आप सर्च कर लीजिए, गूगल ब्रह्म है, उसका जैसे ब्रह्म का लक्षण कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसे गूगल का लक्षण नहीं किया जा सकता। क्या क्या वो नहीं कर सकता, सब कुछ करता। हाँ, गरुड़ध्वजा सब आप करिए, वहाँ से आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी, जो कि आज भी अनपब्लिश्ड हैं,
और उन पर आप छोटा छोटा लीजिए, जैसे ये लिपि विज्ञान की किताब है, कोई स्तोत्र ही ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 500 पेज का लीजिए, 500 पेज का भी लीजिएगा जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए और उसको आप काम करते रहें। और अनेक लिपियों में तो नेवारी में बहुत सारी व्याकरण के बच्चों के लिए रूपावतार की इतनी टीकाएँ त्रिवेंद्रम लाइब्रेरी एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अपना काशी में जो सरस्वती भवन पुस्तकालय है, और बहुत हैं, कितने का गिनाया जाए, वहाँ से आप कुछ थोड़ा बहुत ले लें। और आजकल कठिनाई बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग काम करते थे तो फोटोकॉपी मंगवाने में और परमिशन लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब तो आपको चौबे जी के माध्यम से, NMM के माध्यम से भी मिल सकता है। तो इसको अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो ये आपके पास रहेगा, नहीं ये सर्टिफिकेट रहेगा। आप अपने नाती पोतों को दिखाएंगे कि हमने पांडुलिपि विज्ञान पर सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, लेकिन ये सब भूल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब रही बात, मैं थोड़ा कम नहीं बोलूँगा, आप चाहे परेशान हो कुछ भी हो, मैं कुछ बातें बताऊँगा। आपने कहा कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो बहुत जगह सुरक्षित हैं, सच सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी जो अति महत्वपूर्ण थी उनको वैदेशिकों ने बलात् छीना है हमसे, वो ले गए हैं। कल तक जो हमसे बहुत पीछे थे वो 100 साल में अचानक वायुयान कैसे बना दिए? आप ये बताइए, सोचिए खुद। उनके कपड़े पहनने की बुद्धि नहीं थी, उनके खाने की बुद्धि नहीं थी, चाय पीने की बुद्धि नहीं थी। वो हमारे ऋषियों मुनियों से और हमारे पंडितों से जो है सीखे। और हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले आदमी, कोई भी आ जाए अतिथि देवो भव, और जहाँ अतिथि देवो भव कह दिए तो हमारे घर का सब समेट के रात को निकल जाए, तो हम क्या कर लें? हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये लोग आए और हमारे ज्ञान की राशि को लूटे, और लूटने के बाद ले गए। वायुयान बनाने का जो विज्ञान हमारे यहाँ भारद्वाज का है, उस पर हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों का एक कंसेप्ट था, जियो लेकिन पर्यावरण पर नुकसान मत पहुंचाओ। अगर हमारे ऋषि वेद का साक्षात्कार कर सकते थे तो वो ट्रेन और मोटरसाइकिल सब कुछ बना सकते थे, और भी कुछ बना सकते थे, लेकिन पर्यावरण जहाँ से प्रदूषित हो, जहाँ से एकमात्र कोई भी नुकसान हो, वो नहीं करना चाहते थे। तो जब नहीं किए तो इन लोगों ने हमारे ज्ञान को, गणित की जैसे बात अभी आपने की, तो वो गणित हमारा आज से नहीं है, हमारा तो आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने किया, इसका मतलब है आर्यभट्ट के भी दादे परदादे जानते रहे हैं। हाँ, जो है वो वहीं से है, भारत का ही है, भारत का है सब कुछ, इसका जो मूल, ठीक है, सब कुछ। तो ये लोग ले गए, अच्छा हम लोग जो है उस पर ध्यान नहीं दिए और ले गए, तो वो अब हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इसी तरह से सन 1857 की गदर जो हुई, क्रांति हुई, उसके बाद जो साहित्य हमारा लिखा गया, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, इसलिए संस्कृत साहित्य के बारे में अगर बात करूँ तो हमारा करोड़ों पेज साहित्य इन्होंने जब्त किया, और जब्त करके वो ले गए। स्वामी जी आए हैं काशी से, काशी में महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री जब निकला करते थे तो कहते हैं 2 ही लोगों के निकलने पर हर हर महादेव के नारे लगते थे। एक तो काशी नरेश महाराज जो भी होता था, और दूसरा शिव कुमार जी। वो स्वतंत्रता के वीरों को किस तरह से संरक्षण दिए और कैसे कैसे साहित्य की रचना की उन्होंने। महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री जी ने कैसी कैसी रचनाएं की, खिस्ते जी ने कैसी कैसी रचनाएं की, और जो विज्ञान चिंतामणि जैसी पत्रिका की रात में छपे और सवेरा होने के पहले बांट के और वो लोग अंतर्ध्यान हो जाते थे, उसकी एक भी चिंदी हमारे देश में नहीं है। क्यों? वो सब ले गए। अब हमारा दायित्व, वो भी पांडुलिपि की कोटि में आएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ भी आ पेट फाड़ू बना है, और आजकल के टाइपिस्ट को दे दो तो वो पा बना कहता है गुरुजी ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी, अगर आप मुद्रित चीज़ें, जैसे कि माता प्रसाद जी ने भी कहा कि 20 वर्ष पुरानी, तो 20 वर्ष पुरानी भी अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप उसको अगर संपादित करें। यहाँ जयपुर तो ज्ञान की खान रहा है, बहुत, इसे अपरा काशी या छोटी काशी कहा जाता है, तो यहाँ भी बहुत कुछ हुआ है। मैंने यहाँ पर काम किया, यहाँ का कच्छ वंश महाकाव्य जो पहले नहीं छपा था, एकमात्र पांडुलिपि देवेंद्र भट्ट जी के पास थी। उन्हें ये पता था, मतलब कि अब मैं भी मृत्यु की कोटि में हूँ। वैद्य श्री कृष्ण राम शर्मा का वो महाकाव्य था, और यहाँ के राजाओं के वंश को लेकर के लिखा गया था। पांडुलिपि एक वो भी
उनके पास, देवेंद्र भट्ट जी के पास। देवेंद्र भट्ट जी ऐसे रखते थे कि मतलब उसमें हवा तक न जाए। और मैं जब जयपुर आया तो मैं उनके पास जाता रहा, तो बहुत अपमान भी झेलना पड़ता है, लेकिन विद्वान अगर अपमान करता है तो उसे अपमान नहीं समझना चाहिए। मैं जाता था तो वो कहते थे नहीं मैं आपको जानता नहीं। मैं चला गया, फिर गया। अगर आपको कुछ पाना है तो मान अपमान क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, उसे पाना। तो मैं 6 साल दौड़ा और वो जो भट्ट जी है वो मुझे पांडुलिपि देने से हर बार मना कर देते थे। उस अलमारी की ओर नहीं देखने देते थे जहां वो रखी थी। उन्हें विश्वास था कि कोई निकाल देगा। और एक बात बता दूं, जो संपादन करता है वो सबसे पहला पाठक होता है। कवि के बाद कवि के भावों को समझने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति होता है तो संपादक होता है। अगर संपादक ने दसरा मसरा कर दिया तो वो कवि फिर मर ही गया, और अगर आपने समझा दिया तो फिर पूरी दुनिया में उसका यशोगान होगा। तो इन्हें बहुत दिन तक आशा रही कि कोई कर देगा, लेकिन कोई नहीं किया। अंत में मैं एक दिन गया तो उन्होंने प्रेम से बिठाला और अपने बहू को या बेटी को बोले कि चाय लाना, ये गुरुजी आए हैं। हम कहा लगता है आज कुछ बात बनेगी। बोले अब मेरी सांस उखड़ती है, ये होता है। हम कहा आप बताएं, हम करते हैं। इसके बाद हमने उसको लिया और 19 सर्गों का वो महाकाव्य था। और इतना स्पेशल महाकाव्य कि राजाओं का इतिहास तो आपको मिल जाएगा अन्य महाकाव्यों में या अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से, लेकिन रानियों और उनकी पुत्रियों का इतिहास कच्छ वंश में है। उसे हमने एडिट किया, एडिट करके हमने संस्थान से उसे छपाया, और छपाने के बाद उसका लोकार्पण भी पंचदश विश्व संस्कृत सम्मेलन में हमने करवाया। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे, उनने किया। और जिस दिन मैं लेके उसे आया, मैं उन्हें दे नहीं पाया, वो जा चुके थे, शांत हो गए थे उसी दिन। लेकिन हमने समर्पण उनकी फ़ोटो लगा के किया, ये संतोष रहा। तो ऐसा कुछ कहीं अगर आपको किसी घर में पंडित किया, अच्छा उसकी दूसरी पांडुलिपि भी नहीं की, उसकी दूसरी पांडुलिपि भी नहीं थी। इसलिए अगर वो नष्ट हो जाती तो वो कृति ही नष्ट हो जाती। ठीक है। इसी तरह यहाँ ईश्वर विलास महाकाव्य था, वो मूल मात्र थोड़ा छपा था प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से। तो हम भवानी सिंह जी से मिले कि इनका रेफरेंस कुछ देना है। फिर भवानी सिंह जी ने भी परमिशन दिया, किसी तरह से वो भी हुआ। तो मतलब अगर आप लोग, इतना कुछ करना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम निकालिए और इसको अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ धोखेबाजी भी पांडुलिपियों में होती है। मैं यहीं की घटना बताऊंगा। मैं नलोदय एक यमक काव्य है, बहुत प्रसिद्ध यमक काव्य है। उस यमक काव्य पर जब काम करने लगा तो एक पांडुलिपि मुझे सागर यूनिवर्सिटी से मिली। उसमें इति श्री केशवादित्य विरचित नलोदय प्रथमोल्लास ऐसा लिखा। जब मैं पूना गया तो वहाँ जब पांडुलिपि देखा तो वहाँ इति श्री रविदेव विरचित, फिर कोई और विरचित, ऐसे 9 इति श्री अभिनव कालिदास विरचित, ऐसे 9-10 लेखक उसमें मिले। जो केरल से मिला वो अलग, जो अपने अन्य जगहों से, चेन्नई वगैरह से मिले उन पांडुलिपियों में अलग, जो काशी से मिले उन पांडुलिपि, 10-12 लेखक उसमें मिले। अब समस्या ये आ गई कि इसका लेखक कौन होगा वास्तव में। ठीक है। और जब मैं जयपुर आया सन 2000 में, तो यहाँ जब मैं पढ़ाने लगा तो कुछ नाम आया। तो एक लड़के ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ एक व्यास शर्मा हुए हैं डींडवाना में, उनने नलोदय लिखा है। मैंने कहा यार मुझे उस गांव ले चल। मैं उस गांव गया। डींडवाना के जो वृद्ध व्यासात्मज जो थे वो वास्तव में उस काव्य के लेखक नहीं, उन्होंने टीका लिखी थी उस पर राजाओं के सामने प्रचारित कर दिया। बहुत उत्कृष्ट काव्य यमक काव्य था। हृदय सदायादवतः पापाटव्या दुरा सदायादवतः हरिसमुदायादवतः स्त्रियगन मागा स्मरेण दायादवतः। इस तरह की शब्दावली, और एक एक शब्द पे पूरी रात नाच जाइए, नींद ना आए जब तक कि शब्द का अर्थ न लग जाए, अन्वय न लग जाए। ऐसा भूत चढ़ेगा तभी एडिटिंग होती है। कविता लिख लेना सरल है, एडिट करना बहुत कठिन है। ठीक है। तो फिर किसी तरह हमने अपने बुद्धि से वहाँ लिखे तो हम अज्ञात कर्तृक, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से उसे वासुदेव की कृति निर्धारित किया, जो कि केरल में जिन्होंने युधिष्ठिर विजय इत्यादि काव्य लिखा। ये मेरा अपना बस मत हो, आप अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई नहीं मान रहा तो मत मानो।
हम तो यही मान रहे हैं, हमने तर्क दिया है, आप खंडन करो, आपको पूरा अधिकार है। चर्चाएं इसी तरह बढ़ती हैं, फिर चर्चा कभी 10 पीढ़ी बाद उसका समाधान भी हो सकता है, तो आप अपना चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं इस तरह की चीज़ें सुनाने लगूं तो 2-3 दिन बीत जाएगा, कोई मतलब वो नहीं होगा। पर आपको मेरा इतना उपदेश देना है, आप समस्त छात्रों में विशिष्ट हैं। अंग्रेजी रिक्शा वाला भी बोल लेता है, बनारस वनारस में जाइए, यहाँ भी जाइए, रिक्शा हवा महल के आसपास रिक्शे वाले बोलते मिल जाएंगे। लेकिन पांडुलिपि पढ़ने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको मिली, इसलिए आप विशिष्ट हैं। और मेरा इतना ही कहना है कि इस ज्ञान को आप विकसित करें, आगे कम से कम इसका एक एक किताब, एक एक पांडुलिपि लीजिए, मुझसे भी कभी बात करिए, मेरे पास अगर कुछ होगा तो मैं दूंगा। और जो निर्णय सागर प्रेस के जो काव्यमाला के गुच्छ हैं, काव्यमाला के गुच्छकों में जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनको अगर आप लें, उनसे भी कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक पांडुलिपि में छापे गए हैं। एक एक पांडुलिपि मिली, उनने सुरक्षित किया, जैसा कि हम लोगों का भी चल रहा है। उस समय ना तो स्कैनर था, उस समय ना कुछ भी था, तो वो बेचारे जो पा जाते थे उसको सुरक्षित करते थे। यही इस जयपुर और जोधपुर का बहुत बड़ा योगदान है उस निर्णय सागर प्रेस के पीछे। यहाँ के दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, जो कि फैजाबाद के थे, गंगाधर गुरु जी के पिताजी या पितामह जो भी रहे हों, उन सब लोगों ने इसको किया, तो सुरक्षित तो हो गया वो। लेकिन अब उसका क्रिटिकल एडिशन, समीक्षात्मक संस्करण हमें निकालना है अगर, तो आप वो भी लीजिए और पांडुलिपियाँ ढूंढिए। मैंने कुछ एक का किया, जैसे कि जो है गोकुल प्रसाद उपाध्याय मिथिला के बहुत बड़े नैयायिक थे। अच्छा, जब नैयायिक महादुष्ट होता है, मतलब कविता नहीं लिख सकता वो, लेकिन जब लिखेगा तो उसके जोड़ की कविता भी कोई नहीं लिख सकता। तो वो, उनकी बेटी थी छोटी, वो बेटी जो है उनके साथ गंगा नहाने गई और बरसात का सीजन था, वो नहा के संध्या करने लगे और बेटी गंगा में बह गई। कादम्बरी नाम था, 4 वर्ष की बेटी थी, वो उसे बहुत प्यार करते थे। तो उस पर वो काव्य लिखना शुरू किया। वहीं पर उन्होंने शिव शतक एक काव्य लिखा। वैसी विलक्षण शिव स्तुति और कहीं नहीं मिलेगी जितनी विलक्षण शिव स्तुति उन्होंने लिखी है। तो वो कई नामों से विस्तृत है, मुझे भी वो इसमें मिल गई काव्यमाला के गुच्छक में। हमने देखा कि इसमें छंदोभंग है, व्याकरण दोष है, और गोकुलनाथ इतना गलत तो लिखेंगे नहीं। फिर एक आध 2 मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ करके, और बीतत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्तये नमोस्तु। अब इसका अन्वय लगाना पंडितों के भी बस की बात नहीं। बीतत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्ति, बीतत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्तये नमोस्तु। बहुतर जगदंड प्रसव फले ग्रही पाद पाय तुभ्यम। ये पहला मंत्र पद्य है उसका। अब यहाँ बीतत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्तये में एक पद में इतना लंबा समास कर दिया, तो समास कौन तोड़ेगा? हमारे दादाजी नहीं तोड़ेंगे, न गुरु जी तोड़ेंगे। देखिए, इसके लिए एक पेन आपको लेना है, क्योंकि क्यों गुरु जी के पास ले जाए, हाँ ठीक है, चाहे यहाँ बहुबरी, ऐसा कुछ करके भगा देंगे आपको, क्योंकि वो क्यों आपसे आपका दर्द वो क्यों लें? फिर आपको सोचते सोचते खा पी के थोड़ा जो नींद उड़ जाएगी, अगर भूत चढ़ेगा तो, नहीं तो आप फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। तो इनको अगर आप करें, फिर अन्वय करिए, फिर उसका व्याख्या लिखिए, फिर अनुवाद करिए। 2, 4, 10 दिन कठिनाई आएगी। मैंने क्या किया था, मैं उस दिन, जिस दिन ये किताब मुझे मिली, उस दिन नवरात्र आरंभ हो रहा था। मैंने कहा इस बार दुर्गा पाठ नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, हमारी श्रीमती जी को याद था कि ये खड्गम चक्र गदेश पढ़ते हैं, इस बार ये बीतत कुछ कर रहे हैं। तो वो कहे कि ये आप इस बार खड्गम नहीं कर रहे, बीतत कर रहे हैं, ये क्या है? हमने कहा ये उनका मंत्र है जिसकी उपासना दुर्गा देवी करती है। बोले तो दुर्गा देवी करें जिसका करना है, हमें तो दुर्गा की करना है। हमने कहा नहीं, इस बार यही करना। तो हमने 9 दिन लगातार इसका पाठ किया, और 9 दिन में हमने इसमें संस्कृत में भाष्य लिख दिया। और जब हमने, तब देवनाथन जी थे, रामानुज देवनाथन, उन्होंने देखा तो कहा कि दीजिए, हम संस्थान से इसको छापते हैं। तो वो फिर पब्लिश भी हो गया। तो इस तरह से अगर आप श्रम करेंगे तो हो जाएगा। ये मैं अपनी बहादुरी नहीं बता रहा, मेरी बहादुरी इतने में है कि मैं भूत चढ़ा लेता हूँ।
और भूत नहीं चढ़ा तो ये एडिट नहीं होगा और ये पांडुलिपि विज्ञान भूल जाएगी। इसलिए आप सबको ये करना है कि स्वामी जी ने आश्रम का ऋण महाऋण होता है, गुरु ऋण हमारे यहाँ होता है ना, तो ऋषि ऋण, इस ऋषि ऋण के से क्या कहेंगे मुक्त होने का मार्ग यही है कि इस विद्या का प्रचार और प्रसार आप लोग करें। मुझे आने में विलम्ब हुआ, बहुत लोगों का सुनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, तथापि आपने मुझे यहाँ कुछ कहने का अवसर दे करके जो उपकार किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से महाराज जी का आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। आपने जो मार्गदर्शन दिया है वस्तुतः वो आपके भविष्य की नींव है और निश्चित रूप में आप में से किसी को किसी पांडुलिपि को उठा ही लेना चाहिए और करके, और यहाँ आश्रम के माध्यम से गुरुजी से संपर्क करके जहाँ भी कष्ट आए एक आध बार सहायता ले सकते हैं, बार बार तो देंगे नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा और आप एक ऐसा काम करके चले जाएंगे जो युगों युगों तक आपको याद रखने का कारण बनेगा। मैं अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय हरिशंकर जी वेदांती जी, जो आज माँ करतलिया बाबा के आश्रम के महंत के भी पद को शोभान्वित किए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि हमको आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन संक्षेप में कहें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। मंचासीन माननीय पुरी जी, जिनका कई सालों से हमारा परिचय है विश्व बंधु परिषद के मंच से, आप आश्रम में पधारे तब से ऐसा मैत्री भाव हुआ, आप हमेशा याद करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमने जो है असित पांजा जी को सुना, गोपीनाथ जी के बाबों को सुना और धर्मचंद्र जी, माता प्रसाद जी और पांडे जी की तो बात ही क्या है, क्या बनारसी भाषा में जो है हम तो आपने जो है बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। और मैं भी कहता हूँ जैसा कि अभी आपने कहा, आश्रम के एक जो है अभिन्न अंगभूत हो गए हमारे श्री साहू जी और सुरेंद्र जी, तो अतिशयोक्ति नहीं, ये लोग बड़े श्रम के साथ आश्रम से जुड़ करके काम को कर रहे हैं। आप जैसे महापुरुषों का, विद्वानों का आशीर्वाद रहा तो ये जो अभिभावक के साथ ये सभी लोग अभिभावक और हमारे शिक्षार्थी में पांडुलिपि और प्राचीन लिपियों के शिक्षार्थी जो यहाँ पर बैठे हैं, वस्तु तो आपके लिए जो इन्होंने कहा विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया पांडे जी ने, तो विशिष्टता तो है ही। अगर ये नहीं रहेंगे तो आगे कौन? ये तो जाने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी ही विशिष्ट होती है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई पुत्राद शिष्याद पराभूम, तो इनसे जो है गुरुजनों की अभिलाषा रहती है, हमारे शिष्य, माता पिता की अभिलाषा रहती है हमारे पुत्र हमसे श्रेष्ठतम होवें। और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, भारतीय संस्कृति में ही ये विशेषता है। अन्यत्र तो अपने ही वैभव को लोग बढ़ाना चाहेंगे, परंतु भारतीय संस्कृति का ये सिद्धांत है आने वाली पीढ़ी हमसे उन्नत होवे और जो समाज के लिए बड़ी कारगर होवे, और उन कार्यों में आप लोग लगे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ आश्रम के सभी जो सहयोगी बंधु हैं, और हम तो कहता हूँ श्री माता प्रसाद जी, पांडे जी, धर्मचंद्र प्रभृति ऐसे महापुरुष जब लगे रहेंगे तो निश्चित आप लोगों को बहुत जो है अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और इससे निश्चित आपका जीवन आर्थिक जगत में भी, जैसा कि भी बता रहे थे चौबे जी, और उन्होंने बताया 4 पन्ने का कर लो तो 400 रुपये आ गए, 800 आ जाएंगे। 5 पन्ने का 1000 रुपये बोलो, अन्यत्र कहीं है ऐसा? घर में बैठे जो है अब लोग कितने परिश्रम करते हैं और क्या क्या बनते हैं। अपने घर में बैठे ज्ञान आर्जन अलग हो रहा है, और कौन सा ज्ञान आर्जन? तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम, जो तपस्वाध्याय भी आपने बताया कि तपस्या और स्वाध्याय कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अध्ययन भी एक तपस्या है
और स्वाध्याय भी है। तो इनसे जो हमारा जीवन मंगलकारी बनेगा। और हम जैसा बताया अभी आपने कि हमारे देश की कैसी कैसी जो है विद्याएं थीं जो चोरी करके ले गए, हम लोग तो बैठे रहे और बैठे यूँ रह गए कि अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव होने में घाटा हुआ, अतिथि ने हमारे जो है घर को लूट लिया। तो अब लूटने नहीं देना है, जो हाँ सद्गुण विकृति कह लीजिए। तो अब हमको लूटना नहीं है, बल्कि हमारे ज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को और सारे विश्व को इससे आलोकित करना है। तभी ये विश्व गुरुद्वीप आश्रम जो काम कर रहा है, इसके लिए वो हम लोग जो कहते हैं ना कि भारत किसी समय जगत गुरु था और आज क्या, अब किसी चीज़ के सामने ए लिख करके आ जाए तो हम उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। जैसे कोई योग की तरफ नहीं दौड़ता था, उसमें योगा आ गया तो सब योगा योगा करके दौड़ रहे हैं। और भी जो आयुर्वेदा आ गया, अब उनको बोलने ही नहीं आएगा, आयुर्वेदा कह दिया जाए तो बड़ा भारी हो गया। और हमारे वास्तव में विडम्बना तो ये है, इन सरकारों की क्या कहा जाए, अल्पज्ञता कहा जाए, अज्ञानता कहा जाए, जिन्होंने जैसे अब रघुवीर जी बता रहे थे, संस्कृत जगत से, आयुर्वेद जगत से संस्कृत को हटा दिया, जो कि प्राण है। जो कुछ भी आयुर्वेद है सब संस्कृत भाषा में है और उसको ही हटा दिया गया तो क्या समझेगा। मैं तो कहता हूँ, भागवत का एक श्लोक है, अभी बोले किसी भी भाषा का पूरक, कोई भी पांजा जी बता रहे थे, उसको जो है कुछ पूरक कोई न कोई उसका सिद्धांत ग्रंथ होता है। भागवत में एक श्लोक आया है, अजा गावो महिष्याश्च चार्यन बनाद बनम। भगवान अजा से सीधा अर्थ निकल जाएगा। अजा माने बकरी, गाय माने गाय, भैंस माने भैंस। इनको गाय भैंस बकरी लेकर के भगवान कृष्ण एक वन से दूसरे वन में इनको चराने जा रहे हैं। क्या ये अर्थ है? तो उसके पूरक जो ग्रंथ हैं उनको भी समझना जरूरी है। और मैं इसको जो है, एक हमको मिल गई अहमदाबाद में संक्षिप्त भागवत, उस पर टीका थी अंग्रेजी में। अपने अंग्रेजी जानते नहीं तो एक अंग्रेजी पढ़ने वालों से बता, भैया इसका अर्थ बता दे क्या है। तो उन्होंने यही बताया, अजा का बकरी किया, गाय भैंस किया। जबकि अजा स्यात् अप्रसूता गो सकृसूता महिषसुता और अन्या गावा। एक बार जो अभी जो भी ब्याई नहीं है उसको कहा गया अजा, और जो एक बार ब्याई है उसको महिषी कहा गया, और जो कई बार ब्या गई है गाय माता उसको गाय शब्द की संज्ञा दी गई। तो ये इन सब बात अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हम लोगों को इन अर्थ को अनर्थ न होने देवें और अपनी विद्युता की छाप डालें समाज के ऊपर। अपना भी उदर पोषण का भी बढ़िया काम होगा और उसके साथ साथ, क्योंकि भाई आजकल विद्या अर्थकरी होवे तो बात बने। और ये पांडुलिपि विद्या जैसा कि भी सरकार की योजनाएं हैं, कई लोगों ने बताया, धर्मचंद जी ने बताया, तो अर्थकरी भी हो गई है। अब इससे बढ़िया अर्थकरी क्या होगा? घर में बैठे बैठे काम करो, कहीं जाना नहीं है। जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो तत्त स्थान में समय समय पे तत्त स्थान में जाना पड़ेगा, पर उनसे काम तो घर में बैठे करना है ना। वो उतना भाग दौड़ थोड़ी रहेगी जैसे कि आज नौकरी करने वाले यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, भगते रहो। इन सब बातों से बच कर के अपने घर में बैठ कर के और सनातन संस्कृति की हम सेवा करने का हमको दायित्व मिला है। निश्चित ऋषि ऋण से उऋण होने का सर्वोत्तम साधन ही यही है। देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण से यज्ञ आदि करके उऋण हो सकते हैं, सत्संतान प्रदान करके समाज से पितृण से उऋण हो सकते हैं, और ऋषि ऋण से उऋण होने का तो साधन यही है, और इससे भी उऋण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप लोग जो काम ले रखे हैं, तीनों ऋणों से उऋण होने का ताकत रखते हैं, आप लगे रहें। कैसे? जैसे कि रमाकांत जी ने बताया कि भूत बन करके। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। अपने ऊपर भूत सवार करें, निश्चित हम सफलता को प्राप्त करेंगे। और हमारे पुरी जी को तो बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ऐसा प्रकल्प लिया है। हम इनके साथ, हमको तो जब जब बुलाते हैं आना है तो आ जाता हूँ। जय भले जय। ये प्रकल्प उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होवे और कुछ हमारा भी सहयोग होगा तो हम भी इनके साथ खड़े हैं। यहाँ से विशिष्ट जन पांडुलिपि मित्र बन के निकले। बिल्कुल भाई। पांडुलिपि मित्र की वहाँ जाए तो गुरुजी हाँ जो भाव से ना देते, अपनी पांडुलिपि दे दे, आश्वस्त करें कि आपकी वापस लाकर दे देंगे।
चौबे जी ने बहुत अच्छा निर्देश, पांडुलिपि मित्र बन करके निकले। ये मैंने वहाँ भी सुझाव दिया इसको, इन्हीं शब्दों के सर्वेयर साथ का नाम पांडुलिपि मित्र रखिए। आदरणीय वेदांती जी से हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया, और अध्यक्षीय उद्बोधन कैसा होता है वो सुनना हो तो वेदांती जी को सुनो, क्योंकि इनको हमेशा अध्यक्ष बना देते हैं। वो अपने मन की बात नहीं कहते, सबकी कह सुन करके और बात ख़त्म करना इनको पड़ता है। लेकिन वस्तुतः अब सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आप लोगों का है। आप लोगों ने प्रथम स्तर प्राप्त किया। अब आपको आपके जितने मित्र हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 5 मित्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ना है, जो शीघ्र ही हमारे सुरेंद्र जी अगली त्रैमासिक कोर्स आयोजित करेंगे, उसमें आप 5-5 लोगों को जोड़िए और आप एडवांस में जाइए। तो इसका विस्तार होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो उसमें दिशा भी मिलेगी और दशा भी मिलेगी, फिर ग्रुप बन करके काम आप कर पाएंगे, सार्थक परिणाम रहेगा। और उस तरफ बढ़ेंगे तो धर्मचंद जी हमें निश्चित रूप से मार्गदर्शन देंगे, सहयोग देंगे। और आर्थिक सबलता कैसे बनेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो ये समझिए कि राष्ट्रीय स्तर से जितना पैसा आवंटित होना है वो आपके अनुग्रह से ही सही सही जगह जाएगा। तो उचित जगह पे उचित व्यक्ति को उचित कार्य के लिए पैसा मिले और उसका प्रतिफल भी आए, ऐसा योगदान आपके द्वारा हो और आपके द्वारा संस्कृति के संरक्षण का कार्य पांडुलिपि के संपादन से किया जाए। इसी के साथ में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आश्रम के आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी से निवेदन करूंगा। आप धन्यवाद ज्ञापन द्वारा कार्यक्रम को समाप्त कीजिए। संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रकल्प जो है 11 माह में भी इन्हीं के अधीन चल सकता है। श्री दीपनारायण भगवान की जय, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय, श्री श्री आलापुरी जी महादेव की जय, हिंदू धर्म सम्राट स्मरण जी भगवान की जय, विश्व गुरु मामलेश्वर परम समाशन जी गुरुदेव की जय। ये हमारी परंपरा है। अगर ये हमारे गुरु जी नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, अगर उनके गुरु जी भी नहीं होते तो वो भी नहीं होते उस जगह में। तो ये हम जिस परंपरा से आए, ये एक भारत की वेद की संस्कृत की परंपरा है। और गुरुजी ने विदेशों में कम से कम 50 साल घूम करके पूरे पृथ्वी को 52 बार उन्होंने परिक्रमा किया, इसलिए उनका नाम विश्व गुरु पड़ गया। क्योंकि ऐसे कोई देश नहीं है जिसका उनका भाषण लोगों ने सुना नहीं, जिसमें योगा नहीं चलता है। योग नहीं चलता है। योगा किसी को, हम लोग आ की मात्रा को चाहे बड़ी चौथी कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ बनाते हैं, इसलिए योग से योगा बन गया। तो उनकी बहुत दृढ़ इच्छा थी कि हम कुछ संस्कृति के बारे में काम करें। संस्कृति और संस्कृत जो मूल है, देवनागरी। अब एक बार जब आप संस्कृत में उतारते तो एक ऐसा समुंदर खुल जाता है कि या आपके 2 पॉसिबिलिटीज है, या भाग जाओ या अंदर चले जाओ। जैसे हमारे पंडित जी साहब है, माता प्रसाद जी साहब है, और सब आप लोग जो विद्वत जान है, आप उसमें ओशन में चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त हैं। तो मैं 3 चीज़ कहना चाहता हूँ। ये हम इस काम चालू किया पूर्ण रूप से जब सुरेंद्र जी और आनंद जी शर्मा या पता नहीं एक दिन प्रकट होकर के बताया कि हम काम करना चाहते हैं। और उस वक़्त जगत गुरु से 2 दिन पहले फ़ोन आया था, आपका रिसर्च सेंटर क्या काम करता है। फिर चर्चा बारे नहीं करूँगा। उस वक़्त से हम एकदम लोकोमोटिव चालू हो गया और अभी काम चलता रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, आप बहन जो बैठे हैं, आप एक हाउसवाइफ। मैं जानता हूँ एक हाउसवाइफ को जिसके पीछे 10-15 किताबें हैं, हाउसवाइफ है,
सब कुछ कर दिया, एमएड भी कर दिया। ये कांकर जी की बाहू है, नारायण शास्त्री कांकर, जो आपके गुरु जी है और जो सबसे बड़ा विद्वान है, 12 में विद्वानों में से जो संस्कृत दुनिया में है, एक उत्तम स्थान उनका है, उनकी बाहू है। वो घर का काम करती है, लेकिन ऐसा काम करती है कि उनके किताब भी लिख लेती है, उनके किताब की अनुवाद करती रहती है और खुद लिखती है। इसलिए आपकी टेंशन नहीं है, चाहे आपको नौकरी चाहिए कि मुझे 10 बजे वहाँ जाना है, 8 बजे वापस आना है या 6 बजे जाना है, ऐसे कुछ नहीं है। पांडुलिपि के साथ ये ऐसी ज़रूरत नहीं है और नाम चलता है, क्योंकि अगर आपकी पुस्तक प्रकाशित हो गई तब तो उसमें क्या बुरी बात होगी। अब मैं पांडुलिपि के बारे में कहना चाहता हूँ कि पांडुलिपि एक ट्रेजर है, लेकिन मैं इस काम को, पांडुलिपि के काम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है जो मैंने देखा, ये पांडुलिपि मेरे पास आ गए, दूसरी पांडुलिपि मेरे पास आ गए, मैं इसे उसको छुपा करके रखूँ हमारी अलमारी में, किसी को देखने नहीं दूंगा, और जो होगा मैं सुरक्षित रखूँगा, हो सकता है जब तक मेरी इच्छा है। मुझे इतना दुख हुआ, हम रघुवीर जी और सुरेंद्र जी, हम एक दिन एक म्यूजियम में गए थे, हजारों पांडुलिपियाँ, हजारों, सुरक्षित, नाम नहीं लेऊंगा, सुरक्षित, एकदम सुरक्षित। अब बताइए, ये किताब है अलमारी में, चाबी किसी ने लगा दिया, जो आपने बता दिया, चाबी लगा करके अलमारी के अंदर पांडुलिपि का क्या काम है? एक दिन तो आएगा, या बाहर आएगा, या अग्नि आएगी, या दीमक आएगा, खा जाएगा। तो इसलिए अभी मेरा सुझाव है, मेरा इच्छा है कि ये पांडुलिपि को हम इसको प्रैक्टिकल रूप में लेते, जिसके भी, क्योंकि सब लोग पांडुलिपियों को रख करके इकट्ठा कर देते हैं। अब इकट्ठा करने से क्या मतलब है? आप कह सकते मेरे पास 1000 पांडुलिपियाँ, मेरे पास 100 पांडुलिपियाँ, मेरे पास 10,000 पांडुलिपियाँ, उससे क्या होगा? जब तक हम प्रैक्टिकल में उसको यूज़ नहीं किया, उसको कम से कम स्कैन तो कर दिया, लेकिन लिखेगा कौन? ये छोटी सी पुस्तिका है, मान आदमी चलता है, हमको क्या चाहिए? हमको मोटा मोटा पुस्तक चाहिए, और मोटे पुस्तक का ये हाल होता है, अलमारी में जाता है और कभी बाहर नहीं आता है। इसलिए हम छोटी पुस्तिका बनाते हैं जिसमें एकदम ये मैनुअल है, कोई भी लिपि आपको पांडुलिपि में मिलेगा, इसमें आप उसमें देख सकते हैं और प्रैक्टिकल रूप में किसी से पूछ सकते हैं। अभी आप लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों से जुड़ रहे हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ ये मेरे से जुड़े हुए हैं, ये सब गुरुजन मेरे से नहीं जुड़ा, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो 3 चीज़ें, संस्कृति बचाना है, दूसरा है हाउसवाइफ भी, ये बहुत सारा काम है, लेकिन एक काम तो ज़रूर लेना, पांडुलिपि का काम लेना, और तीसरी है कि पांडुलिपि का आगे काम करे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग पधार गए। हम सोच रहे थे कोई आएगा नहीं, लेकिन आप लोग इतने नंबर में आ गए और इतना बहुत सुंदर सुंदर आपने व्याख्यान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय संस्कृतम। कल्याण मंत्र से आज की इस सभा का समापन कर रहे हैं, लेकिन एक संकल्प के साथ कि अहम कुत्रापि गमिष्यामि निश्चयेन पूर्व ऋषीणां कार्यम अग्रे प्रसारयिष्यामि इति अस्माकं कश्चन संकल्पः स्यात्। कल्याण मंत्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति।